हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 22 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 23 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 22 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 22 मॉडल पेपर हैं वो ज़रूर देखें। और कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये पेपर है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, इसलिए टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली है? दोस्तों बताइए, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नागौर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अजमेर और नागौर जिलों के कुछ क्षेत्र में पानी में अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण वहाँ के लोगों की पीठ है वो झुक जाती है और दांत पीले हो जाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों की जो पट्टी को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ जिला दे रखा है। दोस्तों, अपने को सुमेलित करना है कि कौन सी झील या जलप्रपात है वो कहाँ पर है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, जल महल झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है? दोस्तों पांडुपोल जलप्रपात है ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। और फतेह सागर झील कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर और नागौर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वो है शुष्क पश्चिमी मैदान। तो यहाँ पर 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, 20वीं पशुगणना 2018 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? दोस्तों, 20वीं पशुगणना 2018 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है ये 568.01 लाख है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जो कि देश के कुल पशुधन का 10.58% है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र दोस्तों कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं? दोस्तों, कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं? तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है ये दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक फैले हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? दोस्तों, रबी की फसल है वो कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोकर और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गेहूं, जौ और मसूर ये तीनों रबी की फसल है, लेकिन चावल है ये रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में उंदरिया पंथ
किन में प्रचलित है? दोस्तों राजस्थान में उंदरिया पंथ है, ये किन में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भीलों में प्रचलित है दोस्तों, ये उंदरिया पंथ है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ओसिया मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सालासर का मंदिर कहाँ पर है? ये चूरू में, बिल्कुल सही है। रणकपुर मंदिर कहाँ पर है? ये भी पाली में है, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर यहाँ पर भीलवाड़ा दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों, उदयपुर में है। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के 5वें चरण की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के 5वें चरण की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2021 को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021 को ये शुरू हुई थी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं की पंक्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है बताइए? कौन से सभ्यता स्थल से 7 आयताकार अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है ये कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ में है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजपुरुष। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिहारकालीन शिलालेखों में पदाधिकारियों के लिए राजपुरुष शब्द का उल्लेख किया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चाहमान वंश का अंतिम शासक था, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए तारागढ़ किले का जो निर्माण है वो दोस्तों अजयपाल ने करवाया था। ठीक है, अजयपाल ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें विग्रहराज चतुर्थ है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तीसरा देखिए, अहि छतरपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, बिल्कुल सही है। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण का कारण था। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था, उसका कारण क्या था? दोस्तों देखिए, हमीर द्वारा उसे राज कर नहीं देना, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी होना, ये भी बिल्कुल सही है। हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में नहीं लड़ा था? निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें महाराजा मान सिंह है, ये हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे, बाकी तीनों में से कोई भी नहीं लड़े थे। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो दोस्तों राणा प्रताप के पक्ष में देखिए राम सिंह तंवर, जो जिसे राम शाह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ये लड़े थे। जाला बीदा भी लड़े थे। रावत कृष्ण सिंह चुंडावत ये भी लड़े थे दोस्तों, लेकिन माधो सिंह कछावा है ये नहीं लड़े थे। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है, तो 1 2 3 ये तीनों लड़े थे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो नैनूराम शर्मा के अध्यक्षता में की गई थी। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसमें देखिए हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता का पूछा है दोस्तों, तो हाजी फैज मोहम्मद होगा इसका राइट आंसर।
क्या हो जाएगा, हाजी फैज मोहम्मद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा के प्रयासों से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में 1934 में की गई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसके प्रमुख सहयोगी थे प्रभुलाल शर्मा व पंडित अबिन हरी थे। ठीक है, तो यहाँ पे हाजी फैज मोहम्मद इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, तो दोस्तों वो महिला नेता कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुशीला त्रिपाठी। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुशीला त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए डॉक्टर शंकर राव देव बिल्कुल ये इसमें शामिल थे, इस कमेटी में प्रभुदयाल भी शामिल थे, आर के सिद्धवा भी शामिल थे। जब 3 शामिल हैं तो दोस्तों चौथा नहीं है, MS जैन, ये इसमें शामिल नहीं थे इस कमेटी में, तो यहाँ पे अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी। दोस्तों बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी, तो दोस्तों ये लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों तलवार बंधाई कर, यानी कि उत्तराधिकार के समय ये कर लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। दोस्तों जोधपुर के महाराजा है वो कौन थे, सही उत्तर हो जाएगा वो है महाराजा तख्त सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन किया था। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन है वो किसने किया था, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्णन किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, बडार क्या है। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, बडार है ये विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज है, ये बडार कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, बिछोड़ो किस क्षेत्र का लोकगीत है। बिछोड़ो किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है बिछोड़ो। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने गाना तो सुना ही होगा दोस्तों, मैं तो मरी होती आज खा गए बेरी बिछुड़ो। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सैजोबाई का गुरु कौन था। दोस्तों सैजोबाई का गुरु कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चरणदास जी थे। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चरणदास जी की प्रमुख शिष्याओं में संत सैजोबाई और संत दयाबाई का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और जो सैजोबाई है ये चरणदास जी की बुआ श्रीमती अनुपी देवी की पुत्री थी ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों मेवाड़ शैली से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली से संबंधित है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। बताइए, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए खड़नाल में जन्म स्थान हुआ था, बिल्कुल सही है। परबतसर में यहाँ पर मुख्य मेला लगता है, बिल्कुल सही है। सुरसुरा, दोस्तों सुरसुरा में समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पनेर ननिहाल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए तेजाजी को धोलियावीर, काला बाला का देवता और दोस्तों सर्पों के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे, जो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असुमेलित है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ संगीत ग्रंथ दे रखे हैं। ठीक है, देखिए पुंडरीक विट्ठल ने दोस्तों रागमाला ग्रंथ लिखा, बिल्कुल सही है। पंडित भाव भट्ट ने अनूप संगीत लिखा, बिल्कुल सही है। कुंभा ने संगीत राज लिखा, बिल्कुल सही है। उस्ताद चांद खान ने राग चंद्रिका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राग चंद्रिका है ये दोस्तों भट्ट द्वारकादास के द्वारा ये राग चंद्रिका लिखा गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस्ताद चांद खां के द्वारा स्वर सागर की रचना की गई थी, ये आपको भी इसमें याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से कौन से किले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आमेर के किले में स्थित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, ब्रिचेस वस्त्र है। ब्रिचेस वस्त्र है तो दोस्तों ये आपने देखा होगा एक पैंट की तरह आती है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी होती है और नीचे से सकड़ी होती है। तो दोस्तों पुरुषों के कमर के नीचे का जो वस्त्र है उसको बोलते हैं ब्रिचेस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सवाई माधोपुर में शिवाड़ के मेले का आयोजन होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल के प्रति। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? दोस्तों बताइए राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा कौन नियुक्त नहीं होता, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य उच्च न्यायालय का यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बिल्कुल सही है, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य, दोस्तों इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था या व्यक्ति राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सी संस्था या व्यक्ति राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधान परिषद। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विधान परिषद। 37 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है वो दोस्तों अनुच्छेद 164 में किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 में से कम आपके 80 प्रश्न हैं वो सही होने ही चाहिए। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो दोस्तों कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन की संस्था तथा प्रशासनिक प्रमुख के संबंध में सत्य विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए, एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ प्रशासनिक प्रमुख दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये बिल्कुल सही विकल्प है, बिल्कुल सही दे रखा है। देखिए यहाँ पे पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पंचायत समिति में विकास अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत में दोस्तों यहाँ पे सरपंच दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी होता है। और नगर परिषद में दोस्तों यहाँ पे सभापति दे रखा है और यहाँ पे आयुक्त या कमिश्नर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सत्य है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना को शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों। टीबी रोगियों को संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें राजस्थान निक्षय संबल योजना। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पैरा एथलीट बने हैं कौन? तो वो बने हैं दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझड़िया। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1973-74 में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये 11 जिलों में शुरू किया गया था। आगे देखिए यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, यह कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कोलवी गुफा है, ये कौन से जिले में है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये झालावाड़ में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में 13 से 15 मई तक आयोजित समर फेस्टिवल का आयोजन स्थल है। राजस्थान में 13 से 15 मई तक आयोजित समर फेस्टिवल का आयोजन स्थल है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए समर फेस्टिवल का आयोजन है ये माउंट आबू सिरोही में किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान के निवासी पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क कितने बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया है? दोस्तों पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क कितने बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 बीघा भूमि का दोस्तों आवंटन का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में सत्य कथन है।
राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख बीमा राशि देय है, बिल्कुल सही है। मृत्यु व विकलांग होने पर 5 लाख की बीमा राशि देय है, बिल्कुल सही है। यह इस योजना का 5वां चरण है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी मार्च 2021 में किस मेले का आयोजन किया गया था। दोस्तों, फरवरी मार्च 2021 में किस मेले का आयोजन किया गया था राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रज होली महोत्सव, भरतपुर मरु महोत्सव, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मेले का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, होकोइडो तथा होन्सु विभाजित होता है। होकोइडो तथा होन्सु विभाजित होता है, तो दोस्तों बताइए किससे विभाजित होता है? ये विभाजित होता है दोस्तों सुगारू जलडमरू मध्य से ये विभाजित होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को जानी जाती है। बताइए, सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है। बताइए किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है दोस्तों सिराको के नाम से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिराको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो कौन सा देश ब्राजील की सीमा से नहीं लगा हुआ? दोस्तों अर्जेंटीना लगा हुआ है, बोलिविया लगा हुआ है, उरुग्वे लगा हुआ है, लेकिन इक्वाडोर नहीं लगा हुआ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमंडलीकरण उष्मीकरण को कम करने हेतु दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, रियो सम्मेलन के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में Rio+20 सम्मेलन वर्ष 2012 में कहां पर आयोजित किया गया था? दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया था? यह किया गया था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ सीमावर्ती सागर है। दोस्तों देखिए, दक्षिणी प्रशांत का सीमावर्ती सागर है वो दोस्तों सुलू सागर है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक का सीमावर्ती सागर है सारगैसो सागर, बिल्कुल सही है। आर्कटिक महासागर का सीमावर्ती सागर है कारा सागर, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरी प्रशांत का दोस्तों यहाँ पे कोरल सागर दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों कोरल सागर है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें उत्तरी नहीं, यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत आता तो ये सही होता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलडमरू मध्य है, तो वो कौन सा जलडमरू मध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। भारत का अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है तो ये पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। आगे देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933 है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पश्चिमी विक्षोभों से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से। आगे देखिए, यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए? बताइए। भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, तो कौन से उद्योग है वो प्रभावित हुए? आपको कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों इसमें देखिए, लौह इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग ये दोनों प्रभावित नहीं हुए। सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग ये दोनों प्रभावित हुए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी और डी, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर सी और डी यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से यानी कि कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं? भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं वो अपने को यहाँ पर बताने हैं। दोस्तों कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए, नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियाँ, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियाँ, श्रम बाजार सुधार, राजस्व राजकोषीय सुधार, तो ये सभी क्या हैं? ये भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत विश्व में किसका बड़ा यानी कि किसका सबसे बड़ा आयातक उत्पादक व उपभोक्ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत विश्व का यानी कि भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा आयातक उत्पादक व उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दालों का। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर दालों का। आगे देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा हुआ था? दोस्तों बताइए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये लगा था सिंदरी में। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रधानमंत्री बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री है ये क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा तो नियुक्त किया जाता है, लेकिन लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति थी? दोस्तों किसको कहते हैं? सीधा सा मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो दोस्तों देखिए, मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम है, ये कौन से अधिनियम को कहते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्य करता है दोस्तों अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। आगे देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? बताइए, कौन सा वह मूल अधिकार है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 14। ठीक है, यानी कि समान संरक्षण प्रदान करता है ये। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था ये उद्देश्य प्रस्ताव। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नांकित नदियों के समूह में उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिसकी समस्त नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा,
कावेरी। ये चारों नदियां हैं, ये दोस्तों अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर ताप्ती दे रखा है, इसमें नर्मदा दे रखा है और इसमें दोस्तों साबरमती दे रखा है। ठीक है, ये तीनों नदियां हैं वो दोस्तों अपना जल है वो अरब सागर में लेकर जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। बताइए दोस्तों, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। ये योगदान था दोस्तों असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पुष्प और तृण किस पार्टी का प्रतीक है? पुष्प और तृण किस पार्टी का प्रतीक है? ये है दोस्तों, बताइए कौन सी पार्टी का प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ये दोस्तों प्रतीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, 76 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दो कथन दे रखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। बिल्कुल सही है। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा है वो दोनों ही कथन है वो इसमें सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 17, अनुच्छेद 17 को छुआछूत, अनुच्छेद 17 है ये दोस्तों छुआछूत से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? ये शब्द है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। ये काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 51 क ज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है, यानी कि मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये शुरुआत हुई थी 1952 में। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना प्रावधान किस औद्योगिक नीति का भाग था? भारत में राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना प्रावधान किस औद्योगिक नीति का भाग था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है औद्योगिक नीति 1977 का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जो प्रश्न होंगे वो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यदि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो इससे निम्नांकित में से किस दावे का समर्थन प्राप्त होता है? बताइए, तो बताइए किस दावे का समर्थन प्राप्त होता है? देखिए, बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में आशावादिता को रखा गया है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में आशावादिता को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड द्वारा दोस्तों बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और दोस्तों गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में बांटा गया है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यवहारिक बुद्धि के संप्रत्यय के साथ किसका नाम साचरित है? बताइए, व्यवहारिक बुद्धि के संप्रत्यय के साथ किसका नाम साचरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होवर्ड गार्डनर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो दोस्तों वो कौन से कारक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, विषय सामग्री का स्वरूप, परिपक्वता,
समय व थकान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान में सृजनात्मक समस्या समाधान से निम्न में से किस क्रम में इसकी अवस्थाएं होती है? तो कौन से क्रम में इसकी अवस्थाएं होती है? ये होती है दोस्तों, देखिए, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और अनुवादन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीखने की विधि का संबंध होता है। सीखने की विधि का संबंध होता है तो ये होता है दोस्तों छात्र और विषय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। ठीक है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीखने की विधि का संबंध होता है छात्र और विषय दोनों से होता है, तो यहाँ पर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन में जितना ही अधिक संबंध होता है उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? दोस्तों बताइए, ये परिभाषा है, ये रायबर्न की परिभाषा है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रायबर्न की ये परिभाषा है। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विआयामी किसने बताया है? तो दोस्तों किसने बताया है? ये बताया है एडम्स ने बताया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एडम्स ने बताया है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जुड़ने की क्षमता, ये तीनों है ये दोस्तों एक अच्छे समायोजन की विशेषता है। लेकिन महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, ये दोस्तों इसमें अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मनोविज्ञान है दोस्तों, मनोविज्ञान है तो दोस्तों ये विधायक विज्ञान है। ठीक है, विधायक विज्ञान माना गया है इसे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इरिक्सन की विकास की अवस्थाओं में घनिष्ठता बनाम एकीपन की अवस्था दिखलाई देती है। इरिक्सन की विकास की अवस्थाओं में घनिष्ठता बनाम एकीपन की अवस्था दिखलाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है युवा वयस्कावस्था में। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रोजर्स के अनुसार आत्म संपर्क के स्वस्थ विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? रोजर्स के अनुसार आत्म संपर्क के स्वस्थ विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें शर्तहीन धनात्मक सम्मान। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का सिद्धांत जिसमें पर्यावरण, व्यवहार तथा शील गुणों के पारस्परिक प्रभाव पर बल डाला जाता है को कहा जाता है? व्यक्तित्व का सिद्धांत जिसमें पर्यावरण, व्यवहार तथा शील गुणों के पारस्परिक प्रभाव पर बल डाला जाता है को कहा जाता है। तो को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शील गुण सिद्धांत कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केटल के अनुसार व्यक्तित्व की मूल इकाई निम्नांकित में से कौन सी है? तो व्यक्तित्व की मूल इकाई निम्नांकित में से कौन सी है केटल के अनुसार? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्रोत शीलगुण, सतही शीलगुण दोनों ही है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है, बताइए प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक महत्व है वो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षणों परिणाम को देना चाहिए, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, निम्न में से तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदारीकरण, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर उदारीकरण। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये दोस्तों डिस्लेक्सिया की विशेषता है वो नहीं है। लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध, ये डिस्लेक्सिया की विशेषता है। ये सभी क्या है? डिस्लेक्सिया की विशेषता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसमें
सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिवर्ती के संबंध में कौन सा कथन सही है? अभिवर्ती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी सामने वाले की अभिवर्ती का सीधे विरोध नहीं करना चाहिए, अपितु धीरे धीरे उसकी अभिवर्ती को मोड़ने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि सकारात्मक अभिवर्तियों का विकास नकारात्मक की अपेक्षा आसानी से हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अभिवर्तियों को तथ्यों की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, उदाहरणों आदि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है दोस्तों? मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय देना, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 23 नंबर का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, वो कंप्लीट करवा दिया है, यह आपको इसमें याद रखना है। अगर आपने पिछले जो 22 मॉडल पेपर हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।